हेलो एवरीवन। तो कैसा गया आपका पेपर? आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा ही गया होगा। 2025 का जीव विज्ञान का पेपर जो आज आपका हुआ है 348 केएल, ये सेट मैंने लेकर के यहाँ पे रखा हुआ है। इस सेट के पूरे सॉल्यूशन को हम देखने वाले हैं और उसके बाद से हम आपको बताएंगे, एनालिसिस करेंगे कि ये पेपर जो है हार्ड था या इजी था। ठीक है, आप सभी लोग इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा कि क्या आपने सही किया है और क्या आपने गलत किया है। ठीक है, तो इस बात को देखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। जीव विज्ञान का ये पेपर जो है पूरी तरह से इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। अगर बात करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न की, तो देखिए बहुविकल्पीय में जो प्रश्न थे बहुत ही इजी थे। अभी मैंने इस पेपर को देखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। पहले हमारे पास 4 बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद से हम कहते हैं यहाँ पे इजी था कि डिफिकल्ट। पहले देखिए हमारे पास है पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो जो पुनरुद्भवन की क्षमता होती है किसमें पाई जाती है? आप लोगों को पहले ही याद हुआ होगा कि प्लेनेरिया, हाइड्रा जैसे जीवों में जो है पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो इसमें तो प्लेनेरिया दिया नहीं है, तो इसमें हाइड्रा दिया है, और बाकी अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज में जो है पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा है कि आप सभी लोग इसे ही टिक करके आए होंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, टर्नर सिंड्रोम का कारण होता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम का क्या कारण होता है आप सभी को मैंने बताया था। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको? क्लाइनफेल्टर के बारे में। क्लाइनफेल्टर में क्या होता है? एक्स एक्स वाई होता है। तो एक्स एक्स वाई तो टर्नर सिंड्रोम में होगा नहीं, ये तो पहले ही ऑप्शन गलत, और ये दोनों तो होता ही नहीं है। तो टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे तो एक्स ओ आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका कारण क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम का एक्स ओ होता है। ठीक है, इस ऑप्शन को अगर आपने सही किया है तो आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न हमारे पास ग नंबर है कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम जो है डीएनए खंडों को जोड़ता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आप सभी को याद होगा लाइगेज जो हमारे पास एंजाइम होता है ना, ये क्या करता है? डीएनए खंडों को जोड़ता है। खंडित जो डीएनए होते हैं उनको क्या करता है? जोड़ता है। कौन? लाइगेज एंजाइम। ठीक है, आई होप कि आपने ये भी सही ऑप्शन पर ही टिक किया होगा, आपने सही आंसर ही लिखा होगा। ठीक है, जितने भी लोग अगर सही आंसर किए हैं तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंध का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? पादप भूगोल कहते हैं, या स्वपारिस्थितिकी कहते हैं, या पारिस्थितिकी कहते हैं, या समष्टि कहते हैं? तो आप सभी को याद रखना है उसे क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपने ये भी सही किया होगा। अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। पहले हमारे पास जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो यहाँ पे संपन्न हुए, और आई होप कि आपने चारों प्रश्न जो है सही किए होंगे। अब हम बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो इसमें जो दूसरा प्रश्न है, देखिए हमारे पास क्या प्रश्न है? रिलैक्सिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? प्रश्न हमारे पास है रिलैक्सिन नामक हार्मोन जो है किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंडाशय के द्वारा। आप लोगों ने सही किया है या गलत, आप सभी लोग मिला लीजिए। ठीक है, अंडाशय के द्वारा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडाशय के द्वारा। जो रिलैक्सिन नामक हार्मोन होते हैं किसके द्वारा स्रावित होते हैं? अंडाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होती है? 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़ी? 23 जोड़े होते हैं। तो 23 जोड़े होंगे तो टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे हमारे पास? 46 हो जाएंगे। ठीक है, 23 और 23 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो 46 से जो है गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। कुल कितनी संख्या पाई जाती है? 46 पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में कितने विपर्यासी लक्षण थे? तो आप सभी को याद होगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इजी है कि इसमें देखिए मेंडल ने जो मटर पर रिसर्च किया था, मटर के पौधे पर, उसमें उन्होंने जो है विपर्यासी लक्षण कितने सेलेक्ट किए थे? 7। कौन कौन से? 7 कौन कौन से? मैं मुंह से बोल दे रहा हूं दोस्तों, इसका तो आंसर हो जाएगा 7, लेकिन कौन कौन से उन्होंने किए थे? तो आप सभी को याद रखना है, बीज का रूप, बीज पत्रों का रंग, बीज आवरण का रंग, फली का रूप, फली का रंग, फूल की स्थिति और पौधे की ऊंचाई। ये 7 जो है विपर्यासी लक्षण थे जिन्होंने मेंडल ने यहाँ पे रिसर्च करते समय यहाँ पे रखा था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में कितने क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इजी था। आप सभी को याद होगा कि 200 क्षार युग्म की कुंडली होती है। ठीक है, कितनी होती है? 200 क्षार युग्म की कुंडली जो है डीएनए में होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने इन सभी क्वेश्चन को सही जगह पे सही आंसर में लिखा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न है, किसी भी समष्टि के 2 विशिष्ट गुण बताइए। तो समष्टि के 2 विशिष्ट गुण आप लोगों ने लिख दिया होगा, मृत्यु दर और जन्म दर। तो ये भी मतलब चीज जो लिखे हैं आपने वो सही हो जाएगा। ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर। ठीक है,
जन्मदर क्या होता है, जन्मदर समष्टि आकार तथा इसके घनत्व को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है, सॉरी बढ़ाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये दूसरे प्रश्न के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आते होंगे और आपने आसानी से जो है इसको हल कर लिया होगा। तो ये जो सेट है, हम तो ये कह सकते हैं कि 348 KL वाला जो सेट है बड़ा ही ईजी पेपर आया था, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मैथ का स्टूडेंट हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं बायोलॉजी पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन इस साल से थोड़ा बहुत मैंने बायोलॉजी का नॉलेज लिया है। और बायोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो ये जो है मैं जैसे नया नया पढ़ रहा हूँ उस तरीके से तो ये बायोलॉजी मुझे बहुत ही ईजी लग रहा है, मतलब जो भी इसमें क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े थे जो एनसीईआरटी में है वही चीजें हैं, कोई कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो लघु उत्तरी प्रश्न की बात करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए लघु उत्तरी प्रश्न में हमारे पास कैसे कैसे प्रश्न आए थे। आप लोगों को मैंने बताया था कि लघु उत्तरी प्रश्न में आपके दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो 2 नंबर वाले, एक तो 3 नंबर वाले, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। इन प्रश्नों का देखिए मैंने प्रॉपर आंसर अभी तुरंत लिखा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ईजी लग रहे थे दोस्तों, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था इन सारी चीजों को, ठीक है। हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है हमारे पास प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर बताइए, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, जल्दी जल्दी जैसे ही पेपर मेरे पास आया मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने लिख दिए, ठीक है। जिस भी छोटे छोटे भाषा में मैं समझा देता हूँ ताकि आपको, आपने इससे रिलेटेड अगर लिखा है तो आपका जो आंसर होगा बिल्कुल सही। प्रभाविता में मैंने लिखा है कि वह युग्म विकल्पी जीन जो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं उन्हें प्रभाविता कहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रभावी कहते हैं। और अप्रभाविता की बात करें तो वह जीन जो प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में छुप जाते हैं अप्रभावी कहलाते हैं। इन दोनों को हमने लिख दिया है, तो ये दोनों के बीच अंतर स्पष्ट कर रहा है ये दोनों परिभाषा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अगर लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर आपने इस बात को किसी और तरीके से भी लिखा है जैसे कॉलम बना करके तो भी आपका आंसर सही होगा, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। यहाँ से आपका 2 नंबर मिलने वाला है। अगला प्रश्न आप सभी के पास था कि मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं बताइए, ठीक है। अगला जो हमारे पास था क्या था, मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं बताना था। तो इसमें जो है उत्तर मैंने लिखा हुआ है, ख नंबर का उत्तर। देखिए पहला विशेषता मैंने ये बताया है कि मानव जीनोम एक बहुत बड़ा और जटिल डेटाबेस होता है, ठीक है। क्या होता है, डेटाबेस है, ठीक है। क्या होता है ये, मानव जीनोम एक बहुत बड़ा और जटिल डेटाबेस है, ठीक है। दूसरा हमने विशेषता लिखा है मानव जीनोम में करीब 20,000 से ज्यादा जीन होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 20,000 से भी ज्यादा जीन मानव जीनोम में होते हैं, ठीक है। इसका उत्तर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किण्वित पेय पदार्थ क्या है। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है किण्वित पेय पदार्थ वे पेय पदार्थ होते हैं जो किण्वन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो किण्वन की प्रक्रिया से गुजरने वाले जो पेय पदार्थ होते हैं उसको हम किण्वित पेय पदार्थ कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं बियर, शराब और कोम्बुचा। जैसे बियर को, अनाज को सड़ा करके अनाज के किण्वन करने से जो है बियर प्राप्त होता है। शराब भी जो है जो अनाज होते हैं ना उनके किण्वन से ही मिलता है। और कोम्बुचा की बात करें तो चाय के किण्वन से जो है कोम्बुचा बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन था बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखिए। बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा था, तो इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है। बायोस्फीयर या जलमंडल पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित चीजों और उनके अजैविक पर्यावरण का समूह होता है। और इससे संबंधित जो है आपने अगर चीजें लिखी हुई हैं तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अंग नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अंग नंबर प्रश्न में आपके पास है कि स्वस्थाने और बाह्य स्थाने संरक्षण में अंतर बताइए। तो इसमें अंतर बताने के लिए मैंने यहाँ पे एक दूसरे पेपर में मैंने लिखा है स्वस्थाने के संरक्षण में मैंने लिखा है कि स्वस्थाने का अर्थ है जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, ठीक है। इसका मतलब होता है स्वस्थाने। और बाह्य स्थाने संरक्षण की बात करें तो बाह्य स्थाने का अर्थ है जीवों के उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना, ठीक है। दोनों का मतलब तो संरक्षण से ही है, दोनों का तात्पर्य संरक्षण से ही है, संरक्षित करने से ही है। लेकिन इसको अंदर मतलब आवास में संरक्षित करना है, इसको आवास से बाहर संरक्षित करना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। देखिए हमसे तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं हमारे ख्याल से जो है आपने सारे क्वेश्चंस का उत्तर जो है सही करके आया होगा, ठीक है। अब अगर बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न आपके पास है कि लघु बीजाणुधानी की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बारे में पूछा गया था आप लोगों से। तो आप लोगों को पहले ही मैंने बताया हुआ था कि लघु बीजाणुधानी क्या होता है। या पौधों में एक प्रजनन ही होता है, प्रजनन का एक भाग होता है, या पुंकेसर के परागकोश में विकसित होता है। कहाँ पे होता है, पुंकेसर के परागकोश में ये विकसित होता है। कौन, लघु बीजाणुधानी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है अपरा से संबंधित था। अपरा क्या होता है, अपरा वह अंग है गर्भाशय का, गर्भाशय में जो है स्थित भ्रूण जो होते हैं ना, भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है, अपरा एक ऐसा अंग है जो गर्भाशय में स्थित भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण पहुंचाता है, ठीक है। माँ के
रक्त से जो है भ्रूण को पोषण पहुंचाने वाली क्रिया को हम अपरा कहते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन अनुवंशिक कूट की विशेषता पूछा था इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें कूट की विशेषता पूछा था, तो ये अभी आपने आंसर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दिया होगा। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन था बायोपाइरेसी से आप क्या समझते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास अगला जो प्रश्न था 5वें नंबर में, ये भी सारे क्वेश्चन जो है आपके 3-3 नंबर के थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सरल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे, बहुत ही सिंपल। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चयन क्यों किया था, इसका भी उत्तर आप लोगों ने लिख दिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य में होने वाले सामान्य रोगों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपने लिख दिया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक्नो न्यूक्लियस तथा एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये डीएनए में होते हैं हमारे पास, जो खंडित करते हैं डीएनए को, ठीक है। इन्हीं दोनों एंजाइमों पर आपको टिप्पणी लिखनी है या दोनों के बीच अंतर बताना है। अगला प्रश्न, जैव उर्वरक क्या होते हैं, इनके उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका बताइए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, आपने इसका भी आंसर जरूर दे दिया होगा, ठीक है। तो मैं इनके आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बस समझा दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आए हुए थे इस सेट में, ठीक है। इनका आंसर बताने में मतलब थोड़ा सा बड़ा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा और समय भी कम था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से पहले पेपर का रिव्यू दे देता हूँ आपको, उसके बाद से जो है इसका अगर प्रॉपर आपको सोल्यूशन चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा। छठे क्वेश्चन में आप देखेंगे तो हाथी पांव रोग कैसे होता है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास था, बीटी से आप क्या समझते हैं, बीटी कपास का उदाहरण देकर के समझाइए। अगला हमारे पास प्रश्न था कि ड्रग्स तथा एल्कोहल के कुप्रयोग से कौन कौन से प्रभाव जो है शरीर पर पड़ते हैं। तो ये भी आपने आसानी से लिख दिया होगा, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। अगला जो क्वेश्चन था हमारे पास, समताप मंडल में ओजोन अवक्षय जो हो रहा है, इसका कारण बताइए, ठीक है। तो इसका कारण जो है बेसिकली देखा जाए तो प्रदूषण से है, आपने इससे भी संबंधित चीजें लिख दी होगी। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन था 7वें नंबर में, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, इसके बारे में बताना था। उसके बाद से इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया था, सचित्र वर्णन करने के लिए कहा गया था, जो कि 5 नंबर में पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। तो यहां से आपने इन सभी प्रश्नों को उत्तर दे दिया होगा। आगे आगे अगर बात करें तो इसमें हमारे पास टिप्पणी पर भी आया था प्रश्न, ठीक है। टिप्पणी लिखना था इन पे, जैसे कि मादा अंडाशय के अनुप्रस्थ काट चित्र, जैसे जो मैंने पढ़ाया हुआ था, इसको मैंने पढ़ाया था। फिर से मानव के शुक्राणु की संरचना के बारे में बात करें तो मानव के शुक्राणु संरचना को भी मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी जाकर के देख सकते हैं। मैं प्रूफ के साथ कहता हूँ, जितनी चीजें मैंने बताई हुई थी वो चीजें तो आई है। वैसे मेरे पास उतनी ज्यादा समय नहीं था, उतनी ज्यादा सोर्स नहीं थी, जैसे कि मैं अगर अपलोड करता वीडियो तो मेरे पास डाटा नहीं था कि मैं उतना ज्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊँ, तो कम ही वीडियो अपलोड किए थे मैंने, लेकिन जो वीडियो अपलोड किए थे वो क्वेश्चन इसमें मैच किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मानव शुक्राणु की संरचना के बारे में पूछा गया था, ठीक है। शुक्राणु की संरचना मैंने पढ़ाया हुआ था आप लोगों को, ठीक है। आगे बात करें तो अगला जो हमारे पास 8 नंबर में क्वेश्चन थे, ये भी 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन था हमारे पास, वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिए गए द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन। देखिए, डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन मैंने बताया हुआ था कि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और ये आया हुआ भी है, ठीक है। आगे बात करें तो इसमें भी टिप्पणी लिखने के लिए कहा था वर्णांतता पर और उसके बाद से हीमोफीलिया पर, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद से बात करें 9वें प्रश्न में, तो 9वां प्रश्न में आपके पास जो है अथवा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है दो प्रश्न दिए गए थे, किसी एक का ही उत्तर आपको लिखना था। तो इसमें था हमारे पास, समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडलों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। या फिर अगर ये नहीं आता है आपको तो नीचे वाला तो बिल्कुल ईजी था, जिसमें था कि जैव विविधता एवं इसके संरक्षण पर निबंध लिखिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने इस पर ही लिखा होगा, और मैं आशा करता हूं कि ये जो पेपर है बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से किया होगा। दूसरे सेट का तो नहीं पता, क्योंकि मैं अब रिसर्च करूंगा कि दूसरे सेट में जो है पेपर आपका कैसा हुआ है, दूसरे सेट वालों का पेपर कैसा था, उनमें क्वेश्चन कैसे थे, मैं उन पर भी वीडियो लाऊंगा। अब आप यहां से आकलन कर सकते हैं कि आप अपने एग्जाम में कितना नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।